तो दोस्तों इस तरीके से हमें सेल्फ सेफ्टी करनी चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमें वर्कशॉप में, कार्यशाला में हमारी ड्रेस कोड क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पता होना बहुत आवश्यक है। कारीगर की उचित बात सुरक्षा तथा गलत व ख़तरनाक साइड, ये वाली रॉन्ग साइड है, ये आप देख सकते हैं। तो ये रॉन्ग साइड है और ये उचित साइड है, यानी ये आपका देख सकते हैं सही पहनावा है। तो एक बार हम फिर से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपके जो बाल हैं वो पूरे लॉन्ग्स नहीं होने चाहिए, यानी जो आपका हेयर है वो स्टाइल हेयर ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए। तो ये जो आपका ये वाला रॉन्ग साइड है और ये आपका राइट साइड है, सही तरीका अपनाया गया है यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से सेल्फ सेफ्टी। अब इसके बाद आपको सेल्फ सेफ्टी के अंतर्गत सबसे पहले हम हेड से टंग्स तक यानी पैर तक जाते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए। अगर आप ग्राइंडिंग मशीन पे काम कर रहे हैं या मिलिंग मशीन पे काम कर रहे हैं या आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो आपको गोगल्स पहनना बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। मास्क वगैरह भी आपको लगाना अनिवार्य होता है, ठीक है। इसके बाद जैसे आप लेथ मशीन पे काम कर रहे हैं, ग्राइंडिंग कर रहे हैं, तो आपको एप्रन भी पहनना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि आप के कपड़ों को जलने से बचाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जहाँ पे आप जैसे ऊष्मा उपचार कर रहे हैं, हीट ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको हैंड ग्लव्स की आवश्यकता होती है। जैसे बिजली का काम कर रहे हैं तो आपको हैंड ग्लव्स भी पहनना बहुत क्या है, आवश्यक है, ठीक है। तो हैंड ग्लव्स भी आपको जैसा काम कर रहे हैं तो वहाँ पे उस तरीके का पहनावा हमारा होना चाहिए। कार्यशाला में कार्य के दौरान हमारे जो कहीं भी जाते हैं कार्यशाला में, तो हम बिना जूतों के वहाँ पे नहीं रहेंगे, यानी हमारे जो जूते हैं वो एकदम बूट की तरह होने चाहिए। बिना हम जूतों के कार्यशाला में नहीं जाएंगे। तो कुछ ये सेल्फ सेफ्टी है जो हमें कार्यशाला में कार्य के दौरान हमें अपनानी चाहिए। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, मशीनी सुरक्षा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मशीनी सुरक्षा। तो तीसरा नंबर यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है, कार्य करते समय अगर कभी भी कुछ गलत हो जाता है तो मशीन को तुरंत बंद कर देना चाहिए। यानी मान लीजिए आप कार्य कर रहे हैं, कार्यशाला में कोई भी मशीन चला रहे हैं और वहाँ पे आप क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, या आपका कोई साथी कार्य कर रहा है, उस मशीन का एक्सीडेंट हो जाता है, तो सबसे पहले आपको वहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मशीन को बंद करना है, या मेन स्विच जो भी है आपका उसको सबसे पहले ऑफ़ करना है, ताकि हमारी जो मशीन है वो बंद हो सके। और उसके बाद जो भी कमी हुई है, जो दुर्घटना हुई है, उसको हम कोशिश करेंगे कि जानने की कोशिश करेंगे, या जो भी एक्सीडेंट हुआ है उसको हम उसको सही करने की कोशिश करेंगे। आगे हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट कह रहा है मशीन को साफ, क्या है दूसरा पॉइंट कह रहा है, मशीन को साफ रखना चाहिए। क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें मशीन को साफ रखना चाहिए। कार्यशाला में होता क्या है, जैसे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आईटीआई के अंतर्गत जो भी प्रशिक्षणार्थी होते हैं, उनसे अगर कोई भी टीचर ये कह देता बेटे आप इस मशीन को साफ़ कर दो, तो वो वहाँ पे ऐसे छात्र क्या करते हैं, वहाँ पे शर्म महसूस करते हैं। जबकि आपको यहाँ पे शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो मशीन है वो क्या है, हमारी रोजी रोटी है। हम इस पर काम अगर सीखेंगे, यदि हम मशीन का ख्याल रखेंगे तो मशीन हमारा ख्याल रखेगी, ठीक है। तो हमें इसमें बिल्कुल शर्म आना नहीं चाहिए और मशीन को अच्छे से तरीके से साफ़ करना चाहिए। यदि जो भी हमारा क्लास टीचर हमारी मशीनों की सफाई के बारे में कहते हैं तो हमें सफाई को अच्छे तरीके से करना चाहिए। अगला पॉइंट कह रहा है, ख़राब और टूटी हुई वस्तुओं को तुरंत बंद कर देना चाहिए या बदल देना चाहिए। जैसे हमारी कोई भी टूटी हुई मशीन है या कोई भी उसका पुर्जा है टूट गया है, तो उसको ऐसा नहीं है कि हम उससे ही काम चलाते रहें, नहीं। ऐसे में क्या है, एक दिन एक्सीडेंट होने का वो आपका कारण बन सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें इसको तुरंत क्या करना चाहिए, बदल देना चाहिए। अगला पॉइंट कह रहा है, पॉइंट नंबर 4, जब तक मशीन को चलाने की जानकारी ना हो तब तक मशीन को नहीं चलाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास के दौरान या वर्कशॉप में, कार्यशाला में, जैसे कोई मशीन देखी उन्होंने और वो खुद ब खुद बिना क्लास टीचर की अनुमति लेकर के कार्यशाला में जाकर के मशीन को स्टार्ट कर देता है, तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। क्योंकि जो छात्र है, जो ट्रेनीज है, उसको उस मशीन के बारे में पूर्णतः नॉलेज नहीं है, पूरी तरीके से जानकारी नहीं है, और वहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि आपको बाइक चलाना नहीं आता और आपके घर में कोई रिश्तेदार है, आपका कोई भाई बंधु है, और वो बाइक लेकर के आया और आपने देखी क्या चाबी भी लगी हुई है, बाइक में पेट्रोल भी भरा हुआ है, और आपने धीरे से बाइक को चुपके से निकाला वहाँ से और आगे जा कर के आपने क्या किया, उसको स्टार्ट कर लिया, चाबी ऑन की, स्टार्ट कर लिया। और ऐसी कंडीशन में आपको बाइक चलाना बिल्कुल नहीं आता है, क्लच गियर ब्रेक क्या होता है ये भी नहीं पता है आपको, और ऐसी कंडीशन में क्या है, एक्सीडेंट ही होगा।
तो हमें इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। जब तक हमें पूर्णतः किसी मशीन के बारे में जानकारी नहीं है तब तक हम उस मशीन को पूरी तरीके से उस पर हम चलाने की कोशिश ना करें। तो ये क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है। तो हमें ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है और हमें अगर जानकारी है तभी हम किसी भी कार्य को करने की कोशिश करें। अगला पॉइंट कह रहा है जॉब को मापने का काम मशीन बंद करने की बात करें। जैसे कोई भी व्यक्ति लेथ मशीन चला रहा है और वहाँ पे होता क्या है कि हमने जैसे ये एक हम जॉब ले रखा है ये, और इसका हमें डाया मापना है, तो हमने बर्नर कैलिपर लिया, मशीन को चलते टाइम हमने क्या किया, इसको मापने की कोशिश की, तो यहाँ पे भी एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें मशीन को बंद करके ही उसका माप लेना चाहिए। जो भी डाया है हम उसको मापने की कोशिश करेंगे मशीन को बंद करके। तो कुछ ये मशीनी सुरक्षा है। अब इसके अलावा हमें कोई भी मशीन पे कार्य करने से पहले हमें उसकी पूरी तरीके से उसको जांचना चाहिए, चेक करना चाहिए, परखना चाहिए। जैसे कोई मशीन बिजली से चलती है तो हमें ये भी चेक करना चाहिए कि मशीन के अंदर कहीं करंट तो नहीं आ रहा है, या मशीन को एक बार कोई चलाने मूवेबल वाला पार्ट है तो उसको हम चला करके हिला डुला करके देखें। तो इस तरीके से मशीनी की सुरक्षा को हमें अपना करके कार्य को करना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट कह रहा है भार उठाने की विधियाँ। क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भार उठाने की विधियाँ। तो भार उठाने की यहाँ पे 2 प्रकार की विधियाँ बताई गई हैं। एक पहली विधि है आपकी भार उठाने की गतिज विधि, ठीक है। दूसरी विधि जो है भार उठाने की मैनुअल विधि। दूसरी कौन सी है, भार उठाने की मैनुअल विधि, ठीक है। तो दूसरी आपकी भार उठाने की मैनुअल विधि है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कौन सी, पहले हम सबसे पहले जानेंगे भार उठाने की गतिज विधि। गतिज विधि क्या है, तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। चलिए, भार उठाने की गतिज विधि में क्या कहा गया है, इस विधि में व्यक्ति अपने शरीर के पूरे भाग को वजन उठाने में प्रयोग करता है। सबसे पहले व्यक्ति को भार के पास और पैर आगे रखते हुए लगभग 45 सेंटीमीटर दूर खड़ा होना चाहिए। इसके बाद घुटनों को मोड़कर परंतु पीछे को सीधा खड़ा होकर झुकना चाहिए। हाथ शरीर के पास और कोहनी अंदर होनी चाहिए। सिर सीधा और ठुड्डी अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो आपकी कौन सी भार उठाने की गतिज विधि है उसमें बताया गया है। तो हम अब देखेंगे कि क्या है इसकी विधि। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो भार उठाने की जो ये वाली जो विधि है ये रॉन्ग मेथड है, जबकि ये वाला सही मेथड है। तो इस तरीके से हम अगर भार को उठाएंगे तो आसानी से उठा सकते हैं, किसी भी तरीके की हमारी चोट या स्ट्रेच नहीं आएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दूसरी भार उठाने की मैनुअल विधि। मैनुअल विधि क्या है, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। मैनुअल विधि, भार उठाने की मैनुअल विधि। तो चलिए हम इसको देखते हैं, भार उठाने की मैनुअल विधि क्या है। तो इसमें क्या होता है, इस विधि में भार उठाने वाले व्यक्ति को भार पर पाँव को या पाँव के बल संतुलित रूप से इस प्रकार बढ़ाना चाहिए कि पाँव थोड़ा सा भार से आगे रहे, अब पीठ को सीधा रखते हुए भार को हाथ से कसकर पकड़ें और भार उठाते समय पहले टांग को सीधा करें और सामने देखें। उसके बाद शरीर को ऊपरी भाग को ऊपर उठाएं। अधिक वजन का भार होने पर संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। कमर के बल कुछ झुकना पड़ता है। तो कुछ ये मेथड था आपका भार उठाने की मैनुअल विधि। हम देखते हैं इसको डायग्राम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक व्यक्ति ये बैठा हुआ इस तरीके से भार उठा रहा है और एक व्यक्ति ये है। तो ये वाला रॉन्ग मेथड है, ये वाला आपका राइट मेथड है। आगे भी देखते हैं, कुछ और डायग्राम है। तो ये जो है आपका कौन सा, ये मैनुअल मेथड है, जो कि ये वाला आपका रॉन्ग है और ये आपका राइट मेथड है, ठीक है। तो ये मैनुअल मेथड है आपका, जो कि भार उठाने या लोड उठाने की विधि का, ठीक है। आगे हम बात करते हैं प्राथमिक चिकित्सा की। किसकी बात करते हैं हम आगे। कार्यशाला में होता क्या है, कई बार कार्यशाला में कार्य करने के दौरान कोई भी श्रमिक है या कोई भी कारीगर है, उसको अचानक कोई चोट लग जाती है, दुर्घटना हो जाती है, उसको शॉक लग जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, वहाँ पे फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा
को हम देते हैं, तो प्राथमिक चिकित्सा यानी डॉक्टर के आने से पहले जो हम प्राथमिक चिकित्सा देते हैं, यानी जो चिकित्सा हम करते हैं वो आपकी प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे हम देखें, कारखानों में किसी न किसी कारण दुर्घटना होती रहती है और हर समय डॉक्टर उपस्थित होना बड़ा मुश्किल का काम होता है। पता डॉक्टर के आने से पूर्व या मरीज को हॉस्पिटल में पहुंचाने से पहले या मरीज को हॉस्पिटल में पहुंचाने से पहले जो सहायता दी जाती है उसको क्या हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। ठीक है, तो ये है प्राथमिक चिकित्सा। अब प्राथमिक चिकित्सा जो है वो उसमें हमें क्या क्या सामान की आवश्यकता होती है, यानी एक ये फर्स्ट एड बॉक्स है आपका, ये मान लीजिए आपका फर्स्ट एड बॉक्स है और इस फर्स्ट एड बॉक्स में आपकी क्या क्या चीज़ें होनी अनिवार्य हैं। तो सबसे पहले टिंचर आयोडीन सॉरी, दूसरा है सोडा वाई कार्बन और तीसरा पॉइंट है डिटॉल। और आगे हम बात करते हैं पट्टी या गाज। नंबर 5 पे बात करते हैं हम पोटेशियम परमैंगनेट। छठवां बर्नॉल, यदि कोई व्यक्ति जल जाता है किसी मशीन से या किसी भी कारण वो जल जाता है तो वहाँ पे हम बर्नॉल लगा सकते हैं उसको। स्प्रेट, यानी हम किसी भी घाव को साफ करने के लिए हम स्प्रेट की आवश्यकता होती है। तिकोनी पत्ती भी होना आवश्यक है और सादावी पट्टी होने की आवश्यकता होती है। कैंची हो गई आपकी, और हाथ धोने के लिए गिलास वगैरह की आवश्यकता है। कुछ चीज़ें जो हैं आपकी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि आपका एक फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर होना अनिवार्य है। ठीक है, कोई भी कार्यशाला है, कोई भी आपकी वर्कशॉप है, उसमें आपको ये सारी चीज़ों को रखना अनिवार्य रहता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट एड बॉक्स, और फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर हमारी क्या क्या चीज़ों की होना आवश्यक है। आप आगे बात करते हैं हम कृत्रिम श्वास देने की विधियाँ, मेथड ऑफ आर्टिकल रेस्पिरेशन। ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति है और वो घायल व्यक्ति हो जाता है, उसको शॉक लग जाता है, तो उसको ऐसी कंडीशन में सांस लेने में दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, वो बेहोश हो गया, तो ऐसी कंडीशन में हम किस प्रकार से उस व्यक्ति को सांस देने का कार्य करते हैं, तो हम उसको कृत्रिम श्वास विधि या मेथड ऑफ आर्टिकल रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, अब सेफर विधि सबसे पहले आ जाती है। अब सेफर मेथड क्या है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए हम इसके बारे में, तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम क्यों देते हैं कृत्रिम श्वास, क्यों देते हैं कृत्रिम श्वास। तो इसमें होता क्या है, ये आप देख सकते हैं, ये सेफर मेथड है। क्या है, एक सेफर विधि है। सेफर विधि से हम क्या करते हैं, व्यक्ति को कृत्रिम श्वास या उसको हम सहायता पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम देखिए यहाँ पे देखते हैं, झटका पीड़ित व्यक्ति को बिजली सप्लाई से अलग करते ही सर्वप्रथम यह जांच करें कि वह सांस ले रहा है या नहीं। डॉक्टर को बुलाने की तुरंत व्यवस्था करें। जब तक डॉक्टर आए तब तक कृत्रिम श्वास देकर प्राथमिक उपचार कर रहे हैं। प्राथमिक पीड़ित या सर्वप्रथम पीड़ित व्यक्ति को पेट के बल लिटाकर अपने उंगली से उसके मुंह की जांच करें कि उसके मुंह में कुछ वस्तुएं जैसे तंबाकू, गुटखा या चॉकलेट या च्युइंगम वगैरह या पान इत्यादि तो नहीं है। ठीक है, यदि है तो उसको तुरंत क्या करें, उसके मुंह से बाहर निकाल दें। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे, जीभ की भी जांच करें कि वह ऐंठ तो नहीं रही है, यानी जीभ भी देखें कि वो उसकी जीभ ऐंठ तो नहीं रही है। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं और इस कंडीशनों को हमें चेक करना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति बेहोश हो गया है और उसको क्या कंडीशन है, उसकी क्या क्या उसको दिक्कतें हो रही हैं। तो अब हमें इन दिक्कतों को दूर करने के लिए सबसे पहले हमारा क्या है, सेफर मेथड है। यहाँ पे आपने देखा है कि ये क्या है, सेफर विधि है। तो ये एक कुछ सेफर मेथड के द्वारा यहाँ पे क्या, एक कोई रोगी व्यक्ति है, कोई जिसको शॉक लग गया है, उसको क्या किया जा रहा है, यहाँ पे उपचार किया जा रहा है, ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और इस मेथड को हम क्या कहते हैं, सेफर विधि कहते हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति है जिसको शॉक लग गया है उसको क्या है, पेट के बल लिटा लिया जाता है और उसके जो हाथ हैं उनको क्या किया जाता है, सामने कर दिया जाता है। जैसे हाथ हैं उसको सामने कर दिया जाता है और मुंह और नाक को क्या रखा जाता है, खुला रखा जाता है, और उंगलियों की मुट्ठी क्या है, खोल दी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं, उंगलियों के नीचे की पसली के साथ रखें। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो हम सेफर विधि को देखते हैं, क्या करते हैं। इस विधि में शॉक पीड़ित व्यक्ति को नीचे की ओर मुंह करके लेटाएं। जो व्यक्ति की कृत्रिम श्वास देगा वह रोगी के पीठ पर झुककर अपने दोनों हाथों को उसकी पीठ के नीचे वाली पसली के पास इस प्रकार रखे कि उंगलियां बाहर की ओर खुली और दोनों अंगूठे एक दूसरे से छूते रहें। तो आप देख सकते हैं, कोई व्यक्ति रोगी जो है उसके ऊपर एक
व्यक्ति जो है श्वसन क्रिया देने की कोशिश कर रहा है, उसको सेफर मेथड के द्वारा उपचार देने की कोशिश कर रहा है, तो उसको उसके ऊपर बैठना है इस तरीके से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रश्न बनता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको ये एक मेथड दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा निम्नलिखित या दिए गए चित्र में कृत्रिम श्वास की कौन सी विधि है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सेफर विधि है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अपने हाथों को सीधा रख कर लगभग 2 मिनट तक आगे की ओर हिलाएं और दबाएं इसके बाद दबाव कम करें और इस क्रिया को 15 से 20 मिनट तक दोहराते रहें, ताकि क्या है जो रोगी व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति है, उसको सांस लेने में धीरे धीरे क्या होगी, आरंभ होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी सांस ले सकता है। इससे होता क्या है, यानी जो व्यक्ति है, जो भी घायल व्यक्ति है, उसको क्या है सांस लेने में दिक्कत होती है, तो क्या होता है जैसे पीठ पे दबाव हम देंगे, पीछे से हम पीठ पे दबाव देंगे तो क्या है, इसको क्या है जो यानी इसके अंदर जो भरी हुई ऑक्सीजन या जो दवा है, यानी जो गंदी हवा है, वो उसके मुंह से क्या है बाहर निकलेगी। तो इसको फिर हम दोबारा से क्या करते हैं, सांस लेने में इसको तकलीफ नहीं होती। आगे हम देखते हैं इसी में ही थोड़ा सा और, ये सेफर मेथड है, यानी कोहनी को सीधा और जांग और बाँह जमीन में लंबवत, यानी कि इस तरीके से इसको करना चाहिए, जांग और इस तरीके से इसको लिटा करके हम क्या करेंगे, हथेली पर शरीर का भार रखें, यानी इस हथेली के द्वारा जो व्यक्ति इसको सेफर मेथड दे रहा है उसको क्या करेंगे, हम इसको दबाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर रोगी के पीठ पर शरीर का भार हटाएं जिससे उसके फेफड़े में भरी हवा क्या है बाहर निकल सके, ठीक है। तो ये है आपका कि सेफर मेथड, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दूसरा जो मेथड है आपका सिल्वेस्टर विधि। कौन सी विधि है, आगे नेक्स्ट हम बात करें सिल्वेस्टर विधि। तो ये देखिए आपकी सिल्वेस्टर विधि है, सेकंड मेथड जो है आपका सिल्वेस्टर विधि है। तो इस विधि में किस तरीके से रोगी का उपचार किया जाता है, तो हम वो भी देखते हैं। इस विधि में रोगी को ज़्यादा घायल या जली हुई अवस्था में पेट के बल लिटाना संभव नहीं होता है, तो उसे पीठ के बल लिटाया जाता है। उसकी छाती या पेट पर कपड़े ढीले करके तकिया या उसके कंधे के नीचे कुछ हम रख देते हैं, ठीक है। अब सांस देने वाला व्यक्ति घुटनों के बल बैठ जाता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे चित्र में, ये कोई सांस देने वाला व्यक्ति है, क्या है, ये घुटनों के बल बैठ जाता है, ठीक है। और ये रोगी क्या है, लेटा हुआ है, कोहनी सीधे रखें, जीभ बाहर, और ये टाइट कपड़े को ढीला करें और बाएं एक दूसरे से गुजारते हुए रखें, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं इसकी। आगे हम बात करते हैं, फिर जो सांस देने वाला व्यक्ति है घुटनों के बल बैठ जाता है, और अब पीड़ित व्यक्ति को कोहनी से पकड़कर भुजाओं को सिर के समतल रखें और पीड़ित की भुजाओं को उसकी छाती के दोनों ओर नीचे तक लाते हुए लगभग 2 सेकंड तक दबाएं। यह क्रिया बार बार दोहराते रहें, लगभग 1 मिनट में 15 बार यह क्रिया हमें करनी चाहिए, जिससे क्या है रोगी को कृत्रिम श्वास लेना आरंभ हो जाता है, ठीक है। तो यानी जो भी गंदी हवा है उसके शरीर से निकल जाती है, यानी फेफड़ों से जो गंदी हवा उसके अंदर भर गई है वो निकल जाती है, और जो रोगी है उसको आसानी से सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं, ये इसका हम स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, इनको एक एक करके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं नेशनल विधि। ये नेल्सन विधि है, ये नेल्सन विधि है। तो इसमें भी आपको रोगी को किस तरीके से इसको उपचार दिया जाता है, तो आप यहाँ पे इसको भी देख सकते हैं। कोई व्यक्ति रोगी है और उसको हमने क्या किया, जो सांस देने वाला व्यक्ति उसको ये पेट के बल इसको क्या किया, लिटा लिया, हाथ को पीठ पर रखें और रेखा से बाहर करें, यानी ये जो आप देख सकते हैं, ये जो इसके हाथ है सही से रखें, ठीक है। कुछ इस तरीके से जो है इसको श्वास विधि हम दे सकते हैं। तो ये जो है आपका, अब आगे मुंह से मुंह में विधि, यानी मुंह से मुंह में सांस देने की विधि को किस तरीके से करते हैं। पहले जो पीड़ित व्यक्ति है उसका मुंह है, हम क्या करेंगे, इसको किसी भी कपड़े से क्या करेंगे, इसको साफ़ कर लेंगे और कोई पतला कपड़ा या रुमाल लेकर के उसके मुंह पे डालेंगे, और उसके बाद हम क्या करते हैं, पीड़ित व्यक्ति को सांस देने का कार्य करते हैं। देखिए ये यहाँ पे इसने रुमाल लगा लिया है और उसको क्या है हवा देने की कोशिश करता है, और जैसे ही इसके द्वारा जो दी गई श्वसन है वो इसके फेफड़ों तक जाएगी, तो इसको सांस लेने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। और जो गंदी, और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक क्रिया ये करेंगे, इसको
मुंह को हटा लेंगे ताकि उसके अंदर से जो गंदी हवा है वो बाहर निकल सके और आपके मुंह में ना जा सके। तो ये है आपकी मुंह से मुंह में देने की सांस देने की विधि, ठीक है। तो इनको हमें पूरी तरीके से समझ लेना चाहिए और ये जो मेथड है आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए हम इस वीडियो को हम यहीं पे करते हैं। तो आपने इस वीडियो में यानी श्वसन विधि यानी श्वसन क्रिया जो है आर्टिफिशियल सांस लेने की विधि है वो क्या क्या होती है, वो 4 प्रकार की हमने यहाँ पे पढ़ी हुई हैं। पहली विधि थी शेफर विधि, दूसरा सिल्वेस्टर विधि और तीसरी है नेल्सन विधि और चौथी है मुंह से मुंह में सांस देने की विधि, ठीक है। तो ये 4 हमने विधियाँ पढ़ी। इसके बाद हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, तो ये कृत्रिम सांस देने की विधियाँ थी। इसके बाद हमने फर्स्ट एड बॉक्स पढ़ा। फर्स्ट एड क्या होता है, यानी रोगी को किस तरीके से हमें यानी डॉक्टर के पहले हमें क्या चिकित्सा देनी चाहिए और जो चिकित्सा होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत इसको रखते हैं, ठीक है। हमें भार उठाने की विधि क्या होती है, मेथड क्या होते हैं, कैसे कैसे हम भार को उठाते हैं, वो 2 प्रकार की विधियाँ हमने आपको बताई। पहला है भार उठाने की गतिज विधि, दूसरा आपका मैनुअल विधि बताई थी, ठीक है। इसके बाद हमने मशीनों की सुरक्षा के बारे में बात की, सेल्फ सेफ्टी सुरक्षा की बात की और आपकी दूसरी हमने जनरल सेफ्टी सुरक्षा की बात की, टाइप्स ऑफ फिटर की बात की, हमने कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं उसकी बात की, ठीक है ना। तो ये इस वीडियो में हम आज इतना ही रखते हैं और आप लोगों को ये PDF भी है आपको इसमें नीचे लिंक या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम एक इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप इसको आसानी से डाउनलोड करके आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। तो जिन साथियों को वीडियो अच्छा लगे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इसी तरीके की हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और चैप्टर वाइज और डिटेल से हम आगे इन सभी को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।